हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। पीक पॉइंट है तो किसी तरीके की ढील भी नहीं छोड़नी है। आज हम ऑप्टिक्स के पिछले सालों के न्यूमेरिकल्स को या पिछले सालों के क्वेश्चंस को डील करेंगे और मैं आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करवा दूंगा, जिससे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है। बच्चों मुश्किल से 8 वो क्या कहते हैं फार्मूला है, 8 भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं है और उन्हीं फार्मूलाज का रिपीटेटिव सीरीज़ है। तो ऑप्टिक्स जब वेव ऑप्टिक्स करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से चीज़ों को याद करना है या किस तरीके से उस क्वेश्चन के साथ में हमें डील करना है। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे अगर आप ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल का पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। मतलब जो आप चाहते हैं ना कि किस तरीके के न्यूमेरिकल की मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आप समझ जाएंगे। 2014 का पेपर देखिए, 2014 के पेपर में 5 सवाल आए हैं ऑप्टिक्स से। तब 11 नंबर की यूनिट हुआ करती थी, अब ये 9 नंबर की यूनिट है। 2 1-1 नंबर के, फिर एक 2 नंबर का, फिर एक 3 नंबर का और फिर एक 4 नंबर का सवाल आया है। पहले देखते हैं 1 नंबर के जो 2 सवाल आए हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार होता है। वैसे मेरे हिसाब से कोर्स का भाग है नहीं। अब तरंगाग्र की परिभाषा लिखी, ये एक अच्छा सवाल है, मैंने आपको बताया भी था। क्या होता है तरंगाग्र? कि किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित उन सभी माध्यम के कणों का बिंदु पथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। वापस से, माध्यम के वे सभी कणों का बिंदु पथ जो समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं भैया। ठीक है, तो ये 1-1 नंबर के 2 सवाल थे। फिर 19वें नंबर का सवाल है एक। हाँ देखिए क्या बोल रहा है वो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। बच्चों किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता क्या होती है, उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या कर सके, उन दोनों प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग प्रदर्शित हों। ठीक है, यही उसकी क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से तात्पर्य यह है कि 2 निकटवर्ती स्थित बिंदु प्रकाश स्रोतों या बिंदु बिंबों का प्रतिबिंब आवर्त एवं सुस्पष्ट और अलग अलग प्राप्त होना ही उसकी क्या कहलाएगी, विभेदन क्षमता कहलाएगी। आवर्धित को चाहे हटा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवर्धित विभेदन क्षमता का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि उनके प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, उनके विवर्तन चित्र जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त होने चाहिए। फिर इसका सूत्र क्या है, तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी के लिए जो विभेदन क्षमता होती है, ध्यान में रखिएगा, ये 19वें नंबर का सवाल था। और विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू होता है 2n साइन बीटा या फिर tan बीटा भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि वास्तविकता में किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पे ज़्यादा निर्भर करती है। ठीक है, हाँ भाई, यह किस प्रकार प्रभावित होगी जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटती है। अगर तरंग दैर्घ्य को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये घटेगा तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अभिदृश्यक लेंस का द्वारक घटता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक इसे बोलते हैं हम, संख्यात्मक रूप से द्वारक को प्रदर्शित करता है। ये बात ध्यान में रखना, n साइन बीटा या n tan बीटा जो है वो द्वारक का संख्यात्मक मान है, द्वारक का संख्यात्मक मान है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है बच्चों, अपवर्तनांक है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो अगर हम इस द्वारक को घटा देते हैं तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, तरंग दैर्ध्य को घटाने पर बढ़ जाती है विभेदन क्षमता और द्वारक को घटाने पर घट जाती है भैया। ठीक, चलिए पता चला। आगे देखिए, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूले से अपना काम बैठ जाएगा। हाँ भाई, और ये का ये केस जो है वो दूरदर्शी में भी काम करेगा, है ना। द्वारक को बढ़ाओगे विभेदन क्षमता बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य को घटाओगे विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, द्वारक को बढ़ाओ विभेदन क्षमता बढ़ी, तरंग दैर्ध्य को घटाओ विभेदन क्षमता बढ़ी। ये दूरदर्शी में भी काम करता है। फिर 27वें नंबर का एक सवाल है और फिर 30वें नंबर का एक सवाल है। 27वें नंबर का 3 नंबर का सवाल आएगा। हाँ भाई, ये एक न्यूमेरिकल है और आपको अथवा में दिए हुए हैं, है ना। तो अथवा में दिया हुआ है तो फायदा है आपको मतलब अगर न्यूमेरिकल अथवा में आ जाए ऊपर नीचे तो इससे अच्छा और क्या होगा बच्चों। ऑप्शन आ गया आपके पास में। हाँ भाई, देखो क्या बोल रहा है। पहला देखिए, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु का आकार मेरे हिसाब से h होता है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की वक्रता, अरे ये तो दर्पण का सवाल है, छोड़ो दर्पण वैसे भी अपन को डील करना ही नहीं है तो हटाता हूं मैं, ये सवाल नहीं कर रहा। आगे देखिए, यंग के द्विझिरी, इसका अथवा वाला भाग देखिए। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो झिरियों के बीच की दूरी मतलब स्लीट्स के बीच की दूरी स्मॉल d कितना है? 0.28 mm। ठीक है, फिर पर्दे की दूरी क्या होती है बच्चों? कैपिटल D होती है। कितना दे रखा है आपको? 1.4 मीटर, है ना। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी xn का मान कितना दे रखा है? 1.2 सेंटीमीटर। अब ये समझने वाली बात है, ये x4 है, ठीक है, और यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। हाँ भाई, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। अब देखो कैसे काम करेंगे। जब आपको इस तरीके का काम दिया हुआ है तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भैया काम कैसे करेंगे, x4 का फॉर्मूला क्या बनेगा। ज़्यादा दिमाग मतलब इतना खर्च मत करना। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे हिसाब से बहुत जल्दी बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे तो वो दीप्त की बात कर रहा था, अदीप्त के लिए भी तो कह सकता है। पहले तो देख लेता हूँ कि दीप्त की ही तो बात कर रहा है। हाँ, वो चौथी अदीप्त की स्थिति भी तो दे सकता था, तब हम कैसे याद रखते। दीप्त में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो काम समझिए, ये पहली अदीप्त डार्क, ये दूसरी डार्क, ये तीसरी डार्क, ये चौथी डार्क और ये 5वीं डार्क। ठीक है, जबकि दीप्त की बात करें तो ये पहली दीप्त ब्राइट, ये दूसरा ब्राइट, ये तीसरा ब्राइट और ये चौथा ब्राइट। ऐसा ही है। और आप सभी को पता है ब्राइट के लिए n लैम्डा का कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसके लिए हमने क्या लिखा? n लैम्डा लिखा, और n भी कितना? 4 हो गया। चौथी ब्राइट है ना, तो 4 लैम्डा। अब xn का फॉर्मूला कैसे बनेगा, x4 का फॉर्मूला कैसे मिलेगा? ये जो चीज़ है ना, इसे कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमेशा क्या होता है? xn होता है। जैसे मेरे को डार्क के लिए भी देखना हो बच्चों, ठीक, तो पहले तो मैं ये समझूं कि ये जो डार्क है वो किस पे बनती है? पहली λ/2 है ना, पहली कितनी? λ/2 पे, दूसरी कितनी? 3 λ/2 पे, तीसरी कितनी? 5 λ/2 पे। अरे ऐसा ही है। चौथी कितनी? 7 λ/2 पे, और 5वीं कितनी? 9 λ/2 पे। ठीक, तो फिर इनके लिए xn का फॉर्मूला कैसे बनेगा? डार्क के लिए, अदीप्त के लिए कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये इस तरीके से आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है? किसका बच्चों? xn का। डार्क के लिए
ब्राइट के लिए, दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पथांतर पे काम कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे हिसाब से पता चल गया होगा। वैसे ब्राइट के लिए तो बहुत सिंपल होता है, क्या भाई, n लैम्डा काम करना पड़ता है, और चौथी है तो फिर n का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में ये फॉर लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d बराबर कितना बच्चों, 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। आपको क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। बताओ भाई, तरंग दैर्घ्य निकली नहीं निकली, 1.2 गुणा 10 की घात -2 गुणा स्मॉल d डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल D। सारे मान दिए हुए हैं। mm 10 की घात -3 रखिएगा इसे सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी बहुत सिंपल हो गया, ये तो कट ही गया है, 0.3 हो गया। मान रखो, काम खत्म करो, अब तो सिंपल है। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से कर लोगे। मैं एक बार के लिए यहाँ एक वीडियो एक बार देख लेता हूँ कि वॉइस जो है वो शायद आनी चाहिए। ओके, इसको, हाँ सही चल रहा है। हाँ भाई चलो, अब आगे देखो, पता चल गया ये किस तरीके से आप अगर स्थिति दी हुई है तो काम करेंगे। हाँ भाई, अब देखिए 30वां सवाल। 30वें सवाल में क्या बोल रहा है, अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। अपवर्ती दूरदर्शी बच्चों मतलब कौन सी, खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें लेंसों का उपयोग होता है ना, वो वाली दूरदर्शी। चलो मैं जल्दी से बना करके बता दूं क्या आपको। देखो क्या करो, यहाँ पे मेरा कितना परफेक्ट जाएगा, परफेक्ट मतलब सीधी लाइनें नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। क्या करोगे, सबसे पहले एक बड़ा लेंस लो, है ना, बड़े लेंस पे एक प्रकाश की किरण बिल्कुल ऐसा पास से निकालो, यूं, ठीक है, गुजार दी, इसमें कोई विचलन मत देना, और एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा बैंड करो, इस वाली को थोड़ा सा बैंड करो, सीधा मत लेके के जाना, इसे थोड़ा सा क्या करो, बैंड करो। बैंड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। फिर डायरेक्शन मत भूलना किरण आरेख में, यहाँ पर एक और लेंस बना दो, ठीक है, एक प्रकाश की किरण इससे ऐसा लेकर के जाओ, एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से ऐसा लेकर के जाओ, इस वाली को डॉट 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 करके पीछे मिला दो। फिर ये वाली के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट फिक्स कर लो कि मेरे को अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनाना है। मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ पे बनाना है, मैंने पहले बना दिया, ये लो यहाँ बनेगा मेरा अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट को, दो रेखा होनी चाहिए ना, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो, कैसे, डॉट 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 करके, ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा। ये दोनों रेखाएं फैलती हुई जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे जाके मिल जाए, फैलती हुई जाएंगी, ठीक। फिर क्या करोगे, इस वाले को लिखेंगे हम कौन सा, अभिदर्शक लेंस, इसको क्या, अभिदर्शक, इसे कौन सा, नेत्रिका। इसका प्रकाशिक केंद्र O, इसका प्रकाशिक केंद्र स्मॉल ई या कैपिटल ई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समांतराती प्रकाशिक किरणें कहाँ, फोकस पर, तो ये F0 होगा, ठीक है। तो इसका FE कहाँ होगा, यहाँ FE, और ये यहाँ पर, ठीक है। किरण आरेख में ये मत भूल जाना। फिर ये दूरी तो F0 हो गई, और इस दूरी को बोलते हैं UE। इसके लिए वस्तु यही तो है, इस वाले के लिए वस्तु ये है, ठीक है। और ये वाली क्या है, VE है, जो D से चालू होता है। खत्म किस्सा। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। हो गया, डायग्राम बन गया, बस इसकी प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए, है ना। चलो, तो खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र 1 नंबर का खत्म। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आवर्धन क्षमता का खगोलीय के लिए आप क्या प्राप्त करो, और ध्यान में रखना क्या भाई, m इज बच्चों F0 डिवाइडेड बाय FE, ध्यान में रखिएगा, याद रखोगे, F0 डिवाइडेड बाय FE ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना।
फिर परावर्तक दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की मुख्य दो कमियां। अपवर्ती दूरदर्शी बाधित होती है क्योंकि इसमें लेंसों का उपयोग किया जाता है। अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर गोलीय विपतन और वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है। स्पेरिकल एब्रिविएशन एंड कलर एब्रिविएशन होता है। हाँ भाई, एकल झिरी विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रताओं का तुलनात्मक ग्राफ खींचिए। एकल झिरी विवर्तन पूछ रहा है, ये बात और ध्यान रखना। ये 2014 ही था जिसमें विवर्तन आया है देखा जाए तो। अब मैं तीव्रता वाला ग्राफ तो बना देता हूं। फिर अब ये एकल झिरी विवर्तन के लिए क्या बोलेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बोलेगा, क्योंकि उस समय केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो थी वो सिलेबस का पार्ट थी बच्चों। 2014 में ही सिलेबस का पार्ट था केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। थोड़ा सा तरीके से देख लीजिएगा, मैं आपको स्थिति का भी बता दूंगा कैसे काम करेंगे। यहां पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट होती है, फिर ये गौण उच्चिष्ट होते हैं बचे हुए। तो जब हम बात करते हैं पहले निम्निष्ठ की, ये एन लैम्डा के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो ये लैम्डा। दूसरा निम्निष्ठ होता है 2 लैम्डा, तीसरा होता है 3 लैम्डा पे। बात समझ में आई? ऐसा ये माइनस का लैम्डा, ये माइनस का 2 लैम्डा और ये इधर माइनस का 3 लैम्डा। खैर इस पे गौर नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया ना। ये डायग्राम ऐसा जाएगा, तीव्रता I लिख लीजिएगा, इसे I0 लिख लीजिएगा, और इसे I0 डिवाइडेड बाय 21 लिख लो, इसे I0 डिवाइडेड बाय 61 लिख लीजिएगा। लिखना चाहो तो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस लिख दीजिएगा केंद्रीय उच्चिष्ट और गौण उच्चिष्ट। ठीक, चलिए काम जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो न्यूमेरिकल में यूज आएगा। जब निम्निष्ठ की बात की जाए तो देखो ये पहला निम्निष्ठ, डायग्राम ये बना लो और पता चल जाएगा। निम्निष्ठ याद रख लो, पहला निम्निष्ठ लैम्डा पे, दूसरा इस पे और तीसरा इस पे। ठीक, तो जब हम काम करें पहले निम्निष्ठ की केंद्रीय दीप्त से दूरी, निम्निष्ठ की केंद्रीय दीप्त से दूरी मतलब स्थिति जो है, स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये होता है x1। ठीक है, दूसरे की स्थिति x2, तीसरे की स्थिति x3। निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा और गुणा किससे करो, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी से। वापस से 2 लैम्डा गुणा किससे करो, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी से। तीसरे के लिए 3 लैम्डा है, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। पता चल गया निम्निष्ठ की स्थिति कैसे काम करेंगे। जब आपको पहला उच्चिष्ट ज्ञात करना होता है तो पहले उच्चिष्ट की स्थिति देखो कितनी आएगी, 3 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, तो पहले उच्चिष्ट के लिए क्या करेंगे, 3 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो आएगा ही आएगा, इससे बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा किस पे आएगा वो देखो, दूसरा आएगा 5 लैम्डा बाई 2 पे। तो हमने जब दूसरे दीप्त की बात करी, दूसरे उच्चिष्ट की बात करी, तो ये आएगा 5/2 लैम्डा, तो ऐसा का ऐसा गुणा करो कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी से। इस तरीके से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। डायग्राम बनाओ और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वापस ही, तो टोटल दूरी कितनी हो गई है, 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो जाएगी। ये चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, यदि झिरी की चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, यदि झिरी की चौड़ाई को, चलो मैं इसके लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई लिख देता हूँ, 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, झिरी की चौड़ाई। क्या है, झिरी की चौड़ाई। तो अगर झिरी की चौड़ाई को दुगना कर दे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसको दोगुना कर दोगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आधी हो जाएगी, है ना। ये बात ध्यान रखना, जो झिरी है एकल स्लेट के अंदर वो जितनी चौड़ी होती जाएगी विवर्तन उतना ही कम होता जाएगा। विवर्तन कम होगा तो इसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितना आप ये बढ़ाओगे उतनी ही ये कम हो जाएगी। ठीक, तो ये था आपका कौन सा, 30वां सवाल। तो यहाँ पर जो है दूरदर्शी आया और दूरदर्शी के साथ में किसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है बच्चों, देखो दूरदर्शी के साथ में आपके विवर्तन का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखें। आगे देखिए 2015 का क्वेश्चन पेपर,
2015 के क्वेश्चन पेपर में भी सेम 2 सवाल हैं 1-1 नंबर के। देखिए छठा सवाल जो आपको दिखाई देगा वो सवाल बच्चों दर्पण का है। दर्पण समीकरण पूछ रहा है। अगर आप तरीके से इस सवाल को पढ़ पा रहे हैं तो वो दर्पण समीकरण पूछ रहा है ना, कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध लिखो। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, संबंध एक ही होता है क्या, 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण में क्या आता है, प्लस आता है, लेंस में माइनस आ जाता है। फिर इसका 7वां देखिए, ये दृष्टि दोष हटा दिया गया है और दर्पण भी हटा दिया गया है, तो लॉजिकलेस सवाल हो गया 6ठा और 7वां तो हमारे लिए। फिर 19वें नंबर का सवाल होगा, शायद न्यूमेरिकल हो सकता है। हाँ भाई 19वां सवाल भी हमारे लिए यूजलेस है। बताओ क्यों, ब्रूस्टर कोण। ये बच्चों ब्रूस्टर कोण कहाँ पर है, जब आप ध्रुवण पढ़ेंगे ना तब आएगा। तो ये 19वां भी लॉजिकलेस है। फिर इसके बाद में 2 सवाल और हैं। 26वां सवाल देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित, अब हमारे कोर्स के अंदर रहा नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ भाई, प्रकाश का विवर्तन वही जब प्रकाश किसी अपारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो उसके छायांकित भाग में प्रवेश कर जाता है। घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। फिर अगला देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण वह अभिलंब के पास मुड़ जाता है अथवा अभिलंब से दूर हट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। कुल मिलाकर के अपने मूल पथ से विचलन अपवर्तन होता है। और फिर अंतिम देखिए, अंतिम 30वां सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित करो। देखो थोड़ी देर पहले तो आया था, वापस से 1 नंबर फ्री फोकट में दे दिया, होशियार की पूछड़ी। हाँ आगे देखो, आगे अगर आप देखोगे तो ये तो वापस से हमारे कोर्स का भाग रहा ही नहीं है। इसकी जगह लेंस मेकर समीकरण हमारे कोर्स का भाग रहा है, तो हटा दो। ये वाला सवाल तो हमारे लिए यूजलेस हो गया। ऊपर वाला, नीचे वाला देखो, प्रकाश किरणों के व्यतिकरण को परिभाषित करो। व्यतिकरण में क्या होता है, जब 2 परिमाण में समान अथवा लगभग समान, आवृत्ति में समान एवं नियत कलांतर वाली तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हुई माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप किन्हीं स्थानों पर आयाम अधिकतम एवं किन्हीं स्थानों पर आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है अथवा तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होती है। यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। हाँ भाई, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए। देखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, वो ऐसी लाइनें बनाई थी ना यूं, फिर वो काट रही थी, क्रॉस बन रहे थे, गोले बन रहे थे, वो वाला डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए चौड़ाई के व्यंजक क्या होती है, चौड़ाई लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होती है। ये फ्रिंज चौड़ाई वाला डेरिवेशन देख लीजिएगा, आएगा। ठीक है, तो हो चुका। देखो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे डेरिवेशन है, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि मैंने जब समझाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप वीडियो को जाकर के देखें, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहाँ पर आपको वीडियोज़ एक साथ मिलेंगे। हाँ भाई, अपटेक्स वापस से 2016 के अंदर वही 11 नंबर का ही पैटर्न चल रहा है। देखिए किस तरीके से काम दिया हुआ है। 2 1-1 नंबर के सवाल हैं। देखो अगर आप देख पाएंगे तो दोनों सवाल हमारे कोर्स का भाग नहीं रहे। एक तो दर्पण का है 8वां, और 9वां दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है। ये दृष्टि दोष भी हटा दिया है कोर्स से, तो अब हमारे ये काम के नहीं रहे। दूसरा देखिए, मतलब 2 नंबर का सवाल देखिए, 18वें पे है, 18वां। देखो ये लो, ये सवाल भी देखा जाए तो हमारे कोर्स का भाग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुवण का है। देखो जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो, और ध्रुवण हमारे कोर्स का भाग नहीं है। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं उनको बता दूं, बच्चों ब्रूस्टर के नियम का उपयोग कीजिए, म्यू = 10IP, उससे ये काम हो जाएगा। ठीक है, फिर 26वां और 29वां 3 और 4 नंबर के सवाल हैं ये। 26वां सवाल अपवर्ती दूरदर्शी के लिए है। अपवर्ती दूरदर्शी
की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है? मैंने अभी वो थोड़ी देर पहले बताए थे ना, वो सेम ऐसा कैसा उतार देने हैं। 2 कारण दीजिए, 2 ही हर बार पूछता है। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, ये लो है, ये न्यूमेरिकल है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो कितनी है? 8 है। ठीक बात है। जब इसे समांतर प्रकाश की किरणों के लिए संयोजित करते हैं, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तब नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। दूरदर्शी के लिए नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी ये होती है बच्चों, ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करनी है और आपको यही ज्ञात करना है ना। चलिए काम करते हैं। तो हमें बोला कि m इज टू क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इसका मतलब f0 डिवाइडेड बाय f बराबर कितना है? 8 है। चलिए, तो f0 का मान कितना हो गया? 8fe हुआ क्या? मान उठा करके पटको इसमें। f0 की जगह कितना लिखूंगा? 8fe। fe ऐसा का ऐसा बराबर कितना बच्चों? 18 सेंटीमीटर। तो 9fe इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो fe का मान कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अगर fe 2 सेंटीमीटर है तो f0 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। पता चल गया? सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल। सोचो ऐसा सवाल आ जाए तो फिर वारे के न्यारे हो जाएंगे। फ्री फोकट के नंबर ऊपर वाला पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर इस न्यूमेरिकल का। सोचो इतना सा न्यूमेरिकल 2 नंबर का है। आपके भी ऐसे ही सवाल आ जाए। 29वां देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए। सूक्ष्मदर्शी, ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूरदर्शी एक बार के लिए चाहे छोड़ दो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी मत छोड़ना। अच्छे से इसका डायग्राम बनाओ, अच्छे से इसका डेरिवेशन करो। तो ये तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सवाल है भैया, पूरा का पूरा आपको अच्छे से बनाना है। आवर्धन क्षमता का सूत्र m इज इक्वल्स टू माइनस का v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन f तक पूरा करके आना है। अभी अगला देखिए, व्यतिकरण किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले वाला सवाल ही है बच्चों। संपोषी तथा विनाशी। देखो व्यतिकरण वापस से आ रहा है, 15 में भी आया था, 16 में भी आया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। 15 में फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले के लिए पूछ लिया भैया। सो क्या करके आओगे इसके लिए? ये शर्तें क्या थी आपको ये पता होना चाहिए। आप लिखोगे r बराबर क्या होता है? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये हमने निकाला। ठीक है, i बराबर क्या निकाला था? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कोस फाई। फिर आप अगले को बता कर के आओगे कि संपोषी के लिए कलांतर का मान, किसका मान बच्चों? कलांतर का मान पाई का समगुणज होना चाहिए। अगर पाई का समगुणज है तो कोस फाई का मान हमेशा क्या होगा? प्लस का 1 होगा। ठीक है, ये अगले को बता करके आओगे भैया, ऐसे मत छोड़ करके आना। ठीक है, जबकि विनाशी के लिए कलांतर का मान जो है वह पाई का विषम गुणज होना चाहिए। बता करके आओ, है ना, ये अगले को बता करके आओ। पाई का क्या बच्चों? विषम गुणज होना चाहिए। ऐसे ही पथांतर देख लीजिएगा, क्या? तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो, क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होता है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा काम करता है संपोषी में। विनाशी में ऐसा नहीं है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। लैम्डा बाई 2 का विषम गणज होता है। ठीक है, संपोषी में और विनाशी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी है, कलांतर और पथांतर आपको पता करके आने हैं भाई। हाँ, आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए, कर दिया भाई। अब देखो आगे वाला, यदि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश को कम लिया जाए तो फिर व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा सवाल है ना बच्चों, श्वेत प्रकाश के द्वारा व्यतिकरण वाला अपने बुक में भी है। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो प्राप्त फ्रिंज प्रारूप रंगीन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज
श्वेत प्रकाश की होती है या सफ़ेद होती है, जबकि उसके निकटवर्ती फ्रिंज लाल रंग की होती है और दूरस्थ फ्रिंज बैंगनी रंग की होती है। और फ्रिंज चौड़ाई हर बार अलग अलग होती है या हर रंग के लिए अलग अलग प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं रहती इसमें। देखो 2017 में भी सेम पैटर्न, 11 नंबर के टोटल सवाल पूछे गए हैं। एक एक नंबर के 2 सवाल देखिए। प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस घटना का नाम लिखिए। बिल्कुल सही बात है, लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। होता है ना बच्चों, जब एक प्रकाश की तरंग दूसरे प्रकाश की तरंग से मिलती है और वो दोनों तरंगे अगर एक दूसरे का विनाश कर दे, खत्म कर दे, तो बच्चों बताओ क्या होगा? डार्क फ्रिंज बनेगी, बनती है ना। डार्क फ्रिंज भी किससे बनती है? प्रकाश से ही बनती है। ब्राइट फ्रिंज भी किससे बनती है? प्रकाश से ही बनती है। ठीक है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज कब? जब संपोषी व्यतिकरण होता है। डार्क फ्रिंज मतलब काली फ्रिंज कब? जब विनाशी व्यतिकरण होता है। आंसर पता चल गया, विनाशी व्यतिकरण वह परिघटना है। फिर माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा दे दीजिए। क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक? प्रकाश के निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात ही माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ये मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि है। ठीक है, हो गया। आगे 19वां देखते हैं, क्या बोल रहा है? एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां। देखो लास्ट वाले सवाल के तरीके से ही है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अभिदर्शक f0 192 सेंटीमीटर और नेत्रिका fe कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यही है। इनकी आवर्धन क्षमता तथा लेंसों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। आवर्धन क्षमता दूरबीन या दूरदर्शी के लिए क्या होती है? f0 डिवाइडेड बाय fe। मतलब 192 में किसका भाग लगाओ? 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, चलो कितना आया? 3। 8 3 24, 8 चौक 32। ये लो m का मान दो। फिर दूरदर्शी की लंबाई f0 प्लस fe दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 200 सेंटीमीटर। मैं एक बार के लिए बच्चों वीडियो वापस से देखूंगा, क्योंकि पता चले मैं तो पढ़ा रहा हूं और वीडियो पूरा ही ख़त्म हो गया, बंद ही हो गया। ऐसा नहीं हो। ओके चलो ठीक है, मेरा पाँव लग गया। हाँ ठीक है, चलो अब देखो 27वां देखिए। 27वां क्या है? तरंगाग्र किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। बच्चों आपको स्नेल का नियम बताना पड़ेगा। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से स्नेल का नियम sin i डिवाइडेड बाय sin r बराबर क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये सिद्ध करके आना है, अपन ने किया है डेरिवेशन, है ना। अच्छे से देख लीजिएगा। पार्श्विक विस्थापन और दर्पण ये अपने भाग नहीं है, लेकिन हाइगेन का जो दोनों डायग्राम है ना, वो बच्चों से बनते नहीं है। आप चाहें तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर गलती से सवाल आ जाए तो। ठीक है, तो उसके लिए आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या की डेरिवेशन तो आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। डायग्राम में ही दिक्कत हो सकती है। हाँ देखिए, ये 2017 के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो ध्रुवण का एक सवाल आ रहा है, पोलराइड वाला। अपने कोर्स का भाग नहीं है तो ऊपर वाला छोड़ो, नीचे वाला लेंस मेकर समीकरण अच्छे से देख लीजिए। लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - r2 को व्युत्पन्न कीजिए। कर सकते हो बच्चों, 3 डायग्राम बनेंगे इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना। फिर किसी अवतल दर्पण का निचला परावर्तक तल या आधा परावर्तक तल किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दे तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दर्पण को हटा दो और क्या लगा दो बच्चों? उत्तल लेंस कर दीजिएगा। तो सेम आंसर है, क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर नीचे का हिस्सा डार्क कर देते हो, प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर क्या होता है बच्चों? उसके जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बोर्ड का सवाल है, देख लो, अच्छा सवाल था। चलिए, ये था 2017। अब 2017 का
सप्लीमेंट्री पेपर, वही 2 सवाल 1-1 नंबर के, 5 और 6वां। मेलस का नियम हमारे कोर्स का भाग नहीं है, लेकिन आई नॉट समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा होता है। 6, फ्रेनल दूरी, ये भी हमारे कोर्स का भाग नहीं है, तो चलो ये तो यूजलेस हो गया। अब 20वें नंबर का शायद न्यूमेरिकल हो। हाँ ये लो, न्यूमेरिकल ही है। ये जो 2 नंबर का सवाल है ना, मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या है भाई वो देखो, 2 पतले लेंस जिनकी शक्तियां प्लस का 5d और माइनस का d। देखो इस तरीके के सवाल मैंने मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत बार दिए हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये शायद आने लायक सवाल है। ठीक है, को संपर्क में रखा गया है, तुल्य फोकस दूरी और परिणामी लेंस का प्रकार बताना है कि उत्तल लेंस बनेगा या अवतल लेंस बनेगा। तो पहले तो पावर निकाल लो, क्या हो जाएगी P1 + P2 बराबर कितना, 5 - 3 बराबर कितना, 2 डायोप्टर प्लस का। चूंकि शक्ति धनात्मक है इसलिए उत्तल, और सही लिखोगे तो अभिसारी लेंस होगा। कौन सा बच्चों, अभिसारी लेंस बनेगा। ठीक है, ये आप लिख करके आएंगे। फिर आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो अगर पावर = 2d है तो ये होता है 1/f = क्या, 2। तो f = 1/2 मीटर, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से काम करोगे आप। आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों। 27वां सवाल 3 नंबर का जो पूछा गया है, ब्रूस्टर वाला नियम, ये ध्रुवण से रिलेटेड है, हमारे कोर्स का भाग है नहीं, तो इसका पहला ऊपर वाला ऑप्शन तो हटा दो, है ना। अब नीचे देखो, अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये लो, अपवर्तन तो 2 बार परिभाषित हो चुका है, ये 3री बार आ रहा है अपवर्तन। और हाइगेन का उपयोग करके अपवर्तन की व्याख्या देखो 2री बार आ रहा है। तो ये एक ठीक सवाल बन सकता है ना, अपवर्तन की व्याख्या पूछ सकता है बच्चों। ये 27वां सवाल था। 29वां देखो, 4 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, दर्पण या लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो दर्पण तो छोड़ दो, ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वाला ये छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, अब हमारे है ही नहीं। मैं जो बोल रहा था प्रिज्म बच्चों, देखो प्रिज्म अपवर्तनांक का संबंध आपको क्या करवा रहा है, व्युत्पन्न करवा रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें, हालांकि आएगा नहीं, कोर्स का भाग नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रिज्म के विचलन के लिए ग्राफ, डेल और आई के बीच में ग्राफ कैसा जाता है, मैंने बताया था ना, अरे बताया था, आई और डेल के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, यू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यू मत बना के आ जाना, ये नहीं है। अच्छा सवाल है बच्चों प्रिज्म कोण वाला, सॉरी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का ही सवाल है। ये जो आप देख रहे हो ये प्रिज्म के लिए अपवर्तन का ही सवाल है। अच्छा सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2017 में पूछा गया है। अब देखो 2018 तक आते आते 9 नंबर का हो गया, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था। हाँ भाई, 6, 10वां, 25वां और 30वां। 6ठा सवाल देखिए, मेलस का नियम I0 = I0 cos स्क्वायर थीटा। 10वां सवाल देखो भाई, 10वां क्या बोल रहा है, एकल स्लिट विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण वक्र बनाया था मैंने, ठीक है, तो ये भी अपन कर चुके हैं हम। फिर 3 नंबर का सवाल 25वां, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। आवर्धन क्षमता क्या होती है कि प्राप्त प्रतिबिंब बिंब का कितना गुना प्राप्त होता है, वही क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। फिर हाँ, ये सवाल देखिए, ये न्यूमेरिकल अच्छा है और वैसे 10वीं के लेवल का सवाल है, लेकिन सवाल अच्छा है। देखो क्या बोल रहा है, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, और माइनस का ही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, बी है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धनता कितनी है, 3 गुना, तो m का मान 3, वास्तविक है इसलिए m का मान माइनस। ठीक है, चलिए, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करनी है। अब देखो m, देखो m = क्या होता है लेंस के लिए, v/u होता है, = कितना बच्चों, -3, तो v = हो गया -3u। डन।
u का मान देखिए कितना, -20 है क्या, 60 सेंटीमीटर लिख दूँ क्या। v का मान 60, u का मान -20, फॉर्मूला 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u, 1/v 1/60 माइनस, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, लघुत्तम लो और काम खत्म करो, कर लोगे। चलिए तो ये हो गया 25वां सवाल भी। अब एक 30वां सवाल और देख लीजिए और फिर काम कंप्लीट। 30वां देखिए, व्यतिकरण, लो वापस से आ गया। व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्तें ध्यान में रखो। क्या, आवृत्ति समान होनी चाहिए, प्रकाश स्रोतों के मध्य कलांतर नियत रहना चाहिए, पर्दा दूर होना चाहिए, स्लिटों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करो। डेरिवेशन अच्छे से ध्यान में रख लो फ्रिंज चौड़ाई का। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण ग्राफ, हाँ भाई व्यतिकरण का तीव्रता वितरण ग्राफ बनाया था ना, शुरुआत में बनाया था, चलो वापस से बना देता हूँ। व्यतिकरण का तीव्रता वितरण ग्राफ कैसा बनाओगे बच्चों, ये ऐसा, यूं और एक लाइन ऐसा, ये मैंने शायद आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था ना। और ये सारे के सारे उच्चिष्ट जो है समान ऊंचाई पर लेकर के आ जाना, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहां पर लिखोगे λ/2, यहां पर लिखोगे 3λ/2 और यहां लिखोगे 5λ/2। और अगर ये नहीं लिखते हो तो फिर उच्चिष्ट के लिए लिखो λ और 2λ। ऐसा का ऐसा इधर माइनस का λ/2 माइनस का 3λ/2 और ये क्या होगा माइनस का λ। ये तीव्रता I, परिणामी तीव्रता जो सामान्यतः क्या होती है 4I0 होती है, ठीक है। इधर लिख लीजिएगा ये I तीव्रता और इस तरफ क्या पथांतर लिख लीजिएगा, काम खत्म, ठीक है, हो गया। कंपन तल और ध्रुवण तल हमारे कोर्स का भाग नहीं है, ध्रुवण के अंदर आ गया है, तो इस बार तो बच गए, बहुत सारे सवालों से बच गए हैं इस बार तो, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखो सप्लीमेंट्री का पेपर, इसमें 6 नंबर का सवाल आया है। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा लिखिए। प्रकीर्णन शायद हमारे कोर्स में है नहीं ना इस बार। और प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकाश जब किसी भी ऐसे कोलाइडी माध्यम में उपस्थित ऐसे कणों से टकराता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है, तो फिर टकराने के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है बच्चों, फैल जाता है, यही प्रकीर्णन कहलाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है इसमें, रीइमिशन ऑफ एनर्जी। 13 समतल दर्पण छोड़ दो के द्वारा, ओके एक मिनट, नहीं कैसे छोड़ दे, समतल दर्पण द्वारा गोलीय तरंगाग्र के परावर्तन को चित्र से प्रदर्शित कीजिए। ये लो समतल दर्पण है और उससे गोलीय तरंगाग्र का परावर्तन आपको क्या करना है, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है, यही। चलिए ये समतल दर्पण देखो ऐसा, या फिर ऐसा नीचे लेके आ जाते, ये समतल दर्पण मान लेते। गोलीय तरंगाग्र कैसा होगा वो थोड़ी समझने वाली बात है। तो अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि उसका प्रकाश स्रोत यहाँ पर है बच्चों, है ना, तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आएंगी, यूं फैलती हुई ऐसी, ठीक, और आने के बाद में ये ऐसे ही फैलेंगी जाएंगी, तो फिर ये ऐसा ध्यान में रखिए, ठीक। तो अब इसको मैं थोड़ा सा तरीके से बना देता हूं। एक समतल दर्पण लो और समतल दर्पण पे अगर गोलीय तरंगाग्र आ रहा है तो बच्चों वो ऐसा आएगा, यूं, ठीक है।
और फिर जाएगा कैसे, ऐसा आ रहा है, यूं जानी चाहिए प्रकाश की किरणें, तो फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसा आया और ऐसा गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है, शायद आपकी बुक में भी नहीं है। आप चाहें तो किरण बना सकते हैं, किरण बना सकते हैं। अगला 25वां और 30वें नंबर का सवाल है। 25वां देखिए, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी भी लेंस द्वारा आपतित प्रकाशिक पुंज को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी लेंस क्षमता कहलाती है। और P बराबर क्या लिखोगे, 1/f लिखोगे, P बराबर 1/f। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। इसका नेक्स्ट भाग देखिए, 25वें का नेक्स्ट भाग क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस का ही लिखोगे 24 सेंटीमीटर। फिर कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n या फिर म्यू लिख लीजिएगा, 3/2 हमें पता है। तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है। R1 बराबर क्या है, R2 परिमाण में, परिमाण में। ठीक है, तो उत्तल लेंस है तो R1 का मान तो R ही मानो, जबकि R2 का मान क्या लिखूंगा, माइनस का R लिखूंगा बच्चों। तो वक्रता त्रिज्याओं का मान ज्ञात करो, कुल मिलाकर के R का मान ज्ञात करना है ना। ये ध्यान रखो, ये मैंने माइनस का क्यों लिया, आपको पता होना चाहिए। R1 इस तरफ नापते हैं प्लस की ही आएगी, R2 इस तरफ नापोगे माइनस का ही आएगा। ठीक है, 1/f इज टू क्या, n-1, 1/R1 माइनस 1/R2, यही लिखते हो। n का मान कितना, 3/2 माइनस 1। फिर R1 का मान R और R2 का मान माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर f का मान कितना, 24 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 2/R बराबर कितना 1/24 जाता रहा। तो R का मान सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा, उतना का उतना जितनी फोकस दूरी थी। ठीक है, हाँ भाई पता चल गया ना देवताओं, कैसे करोगे, वक्रता त्रिज्या हो गया। अगला देखिए, विवर्तन को परिभाषित कीजिए। अब तो कर ही लोगे विवर्तन को। इसका ये सवाल देखिए, एकल स्लीट में मतलब विवर्तन में 7200 एंगस्ट्रॉन्ग 7200 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश का प्रथम निम्निष्ठ, 7200 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का पहला निम्निष्ठ जो है वो λ2 के प्रकाश के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती है। बहुत बढ़िया। तो λ1 का मान ज्ञात करो। देखो अब इस चीज को देखो, अब अगर आपको ये नहीं पता कि स्थिति क्या होती है प्रथम उच्चिष्ट की और निम्निष्ठ की, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। ठीक है, तो मैंने बोला पहला निम्निष्ठ देखो यहाँ पर बनेगा, कितने पे बनेगा, लैम्डा पे। ठीक है, और दूसरा 2 लैम्डा पे। क्लियर, पहला उच्चिष्ट ये कितने पे बनेगा, इन दोनों के बीच में, मतलब 3 λ/2 पर बनेगा। हमें तो पहले निम्निष्ठ और पहले उच्चिष्ट की ही बात करनी है। ठीक, तो क्या बोल रहा है वो समझना बच्चों। 7200 एंगस्ट्रॉन्ग का प्रथम निम्निष्ठ, 7200 एंगस्ट्रॉन्ग का प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति किसके बराबर है, λ1 के प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति के बराबर है। अब स्थिति कैसे, तो देखो निम्निष्ठ है ना, तो लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय किससे मल्टीप्लाई करो, स्मॉल d से, या फिर a, या तो a लिख लो या d लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या चौड़ाई है भाई। फिर λ1 का पहला उच्चिष्ट, λ1 का पहला उच्चिष्ट, उच्चिष्ट देखो क्या होता है 3 λ/2 होता है ना, स्थिति ये है, तो इसको λ1 कर लो।
और गुणा करो किससे बच्चों, गुणा करोगे कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए से। यही तो स्थिति है। स्थिति निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, डी बाई स्मॉल डी से या डी बाई ए से। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू है 3 लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2। आपको लैम्डा 1 ज्ञात करना है बच्चों, कितना हो जाएगा ये 2। लैम्डा का मान कितना 7200 एंगस्ट्रॉन्ग ध्यान में रखना, डिवाइड बाई 3, काट देना भाई। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 24 दूना 48, 4800 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। इस तरीके से काम हो जाएगा। तो ये तरीका था, सिंपल है ना। बस आपको यही देखना है ये पॉइंट कहाँ है। हाँ 25वां हो गया। अब देखो 30वां। 30वें में देखो पूर्णांतिक परावर्तन पूछ लिया है, जो कि अब कोर्स का भाग नहीं रहा। दर्पण समीकरण वापस से कोर्स का भाग नहीं रहा, छोड़ो। आगे वाला देखोगे तो व्यतिकरण है बच्चों, मैंने आपको बोला था, अच्छे से ध्यान रखना। वैसे कला शब्द प्रकाश स्रोत क्या होते हैं बच्चों, कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं, जिनसे निकलने वाला प्रकाश जो है उनके मध्य का कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, कला शब्द प्रकाश स्रोत, है ना। द सोर्सेज विच इमिट्स द लाइट्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो ये 2018 था बच्चों। 2019 देखिए, व्यतिकरण छोड़ना ही नहीं है, व्यतिकरण आने के चांसेस सर्वाधिक हैं, ठीक है। 2019 7वां 18वां 19वां और 30वां। 7वां देखो, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फिर 18वां पूर्णांतिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। ये तो बहुत बार हो चुका है ना, प्रकाश का विवर्तन बहुत बार देख लिया, पूर्णांतिक परावर्तन आएगा नहीं इस बार। 19वां मेलस का नियम इस बार नहीं आने वाला। पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश, ये अगला वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ध्रुवण का है, चलो छोड़ो इसको भी। 30वां देखो 30 दर्पण समीकरण नहीं आएगा, कोर्स से हट गया। नीचे वाला देखो व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप, लो भाई 19वां 2019 का पेपर है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप है मेरे हाथ में, बताओ कैसे काम हो। नहीं होगा ना बच्चों, अगर व्यतिकरण को नहीं याद करोगे तो काम नहीं होगा। तो व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप में आपको क्या करना है, वही किरणारेख बनाना है। और ओके, यंग का किरणारेख बनाना है, तो मेन नहीं बनाना, वो जो आपने ऐसे ऐसे करके बनाया था ना, यूं करके वो नहीं बनाना। किरणारेख में डायरेक्ट जो डेरिवेशन वाला भाग है ना, वो करना है आपको। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ये अपन निकाल लेंगे। देखो अगला इसका न्यूमेरिकल देखो, द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 2 mm है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा कितनी, 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करो। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी मतलब x2, और वो भी किसका, अदीप्त का, ज्ञात करो, ठीक है। बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता है। अब किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या मैं आपको बोल रहा हूं, ऊर्जा वितरण ग्राफ अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। दूसरी अदीप्त, पहली अदीप्त, दूसरी अदीप्त। पहली अदीप्त बनी λ/2 पर, दूसरी अदीप्त बनी 3/2 लैम्डा पर। अरे यही तो है, पहली अदीप्त λ/2 पे, दूसरी वाली 3/2 लैम्डा पे, तीसरी वाली 5 λ/2 पे। अगर ये दूसरी अदीप्त है तो इसको किससे गुणा करेंगे, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी से। ये किसका फॉर्मूला हो गया, x2 अदीप्त का फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये स्थिति तो पूछ रहा है, ये कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी क्या है, बीटा। मान रख दूं क्या,
तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 2 गुणा 10 की घात -3। लो देवताओं, 3 गुणा 10 की घात -3 मीटर या फिर 3 mm। पता चला? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 mm ही आएगा। और वैसे भी सीधी सी बात है, यहाँ तक वाली दूरी कितनी समझिए, ये एक पूरी फ्रिंज है, ये कितनी 2 mm की, और ये आधी फ्रिंज है कितनी 1 mm की, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 mm हो गया, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। हो गया काम। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, व्यतिकरण मत भूल जाना है ना, व्यतिकरण याद रखना ही है। लाइट चली गई है तो शायद थोड़ी सी ब्राइटनेस क्या हुई होगी, कम हुई होगी। अगला ऑप्टिक्स में 7वां 18वां और 19वां, ऐसे क्या बात हुई भाई? 7वां देखिए, प्रकीर्णन ये तो छोड़ दो, बता चुका हूँ वैसे भी। 18वां देखो, एक न्यूमेरिकल है और क्या बोल रहा है कि किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है बच्चों उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ पर, हवा में। यदि इसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है जल में, तो 25 की कितनी 100 हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है बच्चों, है ना, तो हमने लिखा फोकस दूरी एफ एयर का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ये बात तो। और वाटर में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, बचा हुआ डेटा आपको दिया हुआ है, काम कैसे करेंगे वो समझिए। तो हमने लिखा 1/f एयर बराबर कितना n -1 1/r1 1/r2। समझना अब इस चीज को, ये एयर का था तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ग्लास का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष में। ठीक है, जब माध्यम क्या था, एयर था, तो यहाँ पर आएगा माध्यम, और ये हमेशा ग्लास ही रहेगा। अब बात करते हैं वाटर में फोकस दूरी की, ये हमें पता नहीं, तो ये अपवर्तनांक हमेशा ग्लास का ही होगा, मतलब लेंस का ही होगा, लेकिन इस बार माध्यम क्या है, वाटर, ऐसा लिखा जाएगा -1 1/r1 -1/r2। पता चला? समीकरण में समीकरण का भाग लगा दो, ये रामायण तो खत्म होगी। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा f वाटर और f एयर नीचे। ये वाला मान कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक 3/2, Ng का मान देख लो 3/2 -1। ये वाली चीज देखो, ये होता है Ng डिवाइडेड बाय Nw -1, ऐसा। ठीक है, Ng का मान 3/2, Nw का मान 4/3 दिया हुआ है। ठीक, आप याद रख सके तो बहुत बढ़िया। एफ एयर का मान कितना 25, तो वाटर यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2, है ना, सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना 3/2 में भाग लगा किसका 4/3 का बच्चों, और माइनस का 1। अब थोड़ा सॉल्व करने वाली बात आ गई है, 3 ऊपर गया तो 9 और नीचे आ गया 8, 9/8 में से घटाओ किसको बच्चों, 1 को, तो 9/8 में से 1 को घटाया तो 1/8 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 लिखूंगा, तो एफ वाटर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1/2 तो ऊपर और 1/8 नीचे। 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, और उसमें किसका भाग लगेगा 2 का, कितना आएगा 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा रे देवताओं, 100 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लेना। खैर कर ही दिया, अब तो बचा गया है। पता चला, अच्छा सवाल है वैसे, लेकिन अब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर ही आया। न्यूमेरिकल रिपीट नहीं होते हैं। रिपीट कब होता है न्यूमेरिकल, जब 2-3 सालों का अंतराल हो जाता है, हाथों हाथ रिपीट नहीं होते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। व्यतिकरण और विवर्तन की एक तो परिभाषा लिख दो, वही अंतर है, अदरवाइज वो ना लिखो तो बता देता हूँ। व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप के अंदर फ्रिंज चौड़ाई समान रहती है, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान रहती है, जबकि विवर्तन फ्रिंज प्रारूप में केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई अधिक होती है एवं अन्य सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो उत्तरोत्तर कम होती जाती है।
फिर व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप में समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान रहती है, जबकि विवर्तन के अंदर तीव्रता समान नहीं रहती है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, तो ये हो गया। चलो अब इसमें कोई बड़ा सवाल आया है क्या लास्ट में? हाँ, आया है। 30वां देखिए, जरा दृष्टि दोषी तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आइद हमारे कोर्स का भाग ही नहीं। परावर्तक दूरदर्शी की बनावट और कार्यविधि, ये लास्ट ईयर ही आ गया तो छोड़ देना आप, चाहे दूरदर्शी चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हाई गेन का तरंग सिद्धांत और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, इन दोनों सवालों को अगर छोड़ भी दोगे ना इस बार तो भी अपना काम चल जाएगा इसका मतलब। लेकिन तरंगाग्र पे एक सवाल ध्यान में रखिएगा कि तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर कितना होता है? 0। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सेम वेव फ्रंट इज ऑलवेज 0। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। किसके लिए? तरंगाग्र के लिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अपने पास में सप्लीमेंट्री का पेपर और है, वो और देख लो। उसमें 7वां, 18वां, 19वां और 30वां। 7वां सवाल देखो, बहुत तेज बर्बाद हुई इसकी प्रिंटिंग में। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध लिखिए। ये खैर हमारे कोर्स का भाग नहीं है, लेकिन n = 1/sin IC होता है। अगला देखो, अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। अभिसारी लेंस कौन सा बच्चों? कौन सा? उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। दस सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि R1 का मान 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और R2 का मान 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन कैसा? माइनस का। लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस से तो प्लस का ही आएगा। अपवर्तनांक n का मान बताओ भाई, होगा नहीं होगा? अब आपको मैथमेटिक्स नहीं आए ना बच्चों, तो फिर इसमें आपका दोष है। मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। मान रखो और बताओ, खत्म होगा नहीं होगा? यही तो निकालना था। एक ही तो राशि अज्ञात है, बची तो सारी ज्ञात है। होगा? अगला देखिए, विवर्तन से आप क्या समझते हैं? सभी को पता है, दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य दैनिक जीवन में उपलब्ध समस्त अवरोधकों के आकार के तुल्य अथवा उनसे अधिक होती है। ठीक है, जबकि प्रकाश में ऐसा नहीं होता। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, अवरोधकों के आकार से कम होती है, इसलिए प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता आसानी से। हाँ, बड़ा सवाल देखो इसका, ध्रुवण से आया है तो हमारा भाग नहीं रहा। फिर दृष्टि दोष है तो वो भी हमारा भाग नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो खगोलीय दूरदर्शी उठा करके पटक दिया है। तो कुल मिलाकर के अब दूरदर्शी को छोड़ दो बच्चों, दूरदर्शी नहीं आएगा इस बार। ठीक है, चांसेस अब नगण्य हो चुके हैं दूरदर्शी के आने के। तो अब सवाल कौन सा? सूक्ष्मदर्शी प्रिज्म लेंसों का संयोजन। सूक्ष्मदर्शी प्रिज्म लेंसों का संयोजन और एक बच गया आपका लेंस मेकर समीकरण। 4 तो इससे, और एक सवाल कहाँ से याद रखोगे? व्यतिकरण उससे। ठीक है, यही सवाल है जो काया पलट करेंगे। 3 और 4 7 नंबर के सवाल देखना, इन 5 में से ही मिल जाएंगे आपको। और भगवान से प्रार्थना करो कि इन्हीं 5 में से आ जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।